हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से शास्त्रीय काल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय काल का संबंध कहाँ से है? तो यूनान से है। शास्त्रीय काल कहाँ से संबंधित है? तो यूनान से शास्त्रीय काल संबंधित है। फिर देखते हैं शास्त्रीय काल के बारे में। एजियन सभ्यता, जब एजियन, पिछले वीडियो में हम लोग एजियन सभ्यता के बारे में देख रहे थे। एजियन सभ्यता की समाप्ति के बाद यूनान में शास्त्रीय काल का विकास होता है। एजियन सभ्यता के अंत में यूनान में शास्त्रीय काल का विकास होता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीक कला है या यूनानी कला जिसको कहते हैं, इंट्रक्शन कला है, हेलेनिस्टिक कला है और रोमन कला है। कौन सी है? रोमन कला। ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं ग्रीक कला या यूनानी कला। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ग्रीक कला को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? होमर युग या इसी को कहते हैं पार्सियन युग या इसी को बोलते हैं ज्यामिति युग। होमर युग, पार्सियन युग या ज्यामिति युग। उसके बाद दूसरा जो काल है उसको प्रारंभिक शास्त्रीय काल कहते हैं। ठीक है, या प्रारंभिक शास्त्रीय कला कहते हैं। अगला है महान शास्त्रीय काल और घ नंबर पे है हेलेनिस्टिक काल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलेनिस्टिक काल। ठीक है। तो जो भारत की गांधार शैली है ये हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है या हेलेनिस्टिक कला के समकालीन है। तो फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट है होमर युग या पार्सियन युग। पहला क्या है? होमर युग या पार्सियन युग। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 600 ईसा पूर्व चित्रों में परिप्रेक्ष्य दर्शाने का किमोन महोदय ने कार्य किया है। तो प्रारंभिक में कह सकते, प्रारंभ में परिप्रेक्ष्य दर्शाने का कार्य किसने किया है? तो किमोन में किया है। ये यूनान में या ग्रीक कला में परिप्रेक्ष्य दर्शाने का कार्य किसने किया है? तो किमोन महोदय ने किया है। कब किया है? तो 600 ईसा पूर्व का समय है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट है पुरुष तथा नारी चित्रों व रंगों में भेद बताने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो पुरुष तथा नारी चित्रों व रंगों में भेद बताने का जो कार्य किया है वो यूमा रीज ने किया है। किसने किया है? यूमा रीज ने, याद रखेंगे। फिर देखते हैं अगला है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो ये आ चुका है पेपर में। पात्र पर काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रकारी। ठीक है। बर्तनों पर काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रकारी किसने किया था? तो एंटोक्रिदीज और सियाक्स ने किया था। फिर देखते हैं दूसरा खा नंबर क्या है? प्रारंभिक शास्त्रीय काल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें भवनों व मूर्तियों का विकास होता है। फिर नेक्स्ट आता है महान शास्त्रीय काल। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इस युग को क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, प्रसिद्ध 2 मूर्तिकार कौन हैं? तो पहला मायरान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायरान और पालीक्लीटस। मायरान और पालीक्लीटस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको देखेंगे हम लोग। तो पहला ये है डोरोफोरस भाला लिए हुए मल्ल। ये डोरोफोरस की मूर्ति है, ये मूर्ति है भाला लिए हुए मल्ल। ये किसने बनाया है? तो पालीक्लीटस की हैं। ये कृति किसकी है? तो पालीक्लीटस की हैं। कौन कौन सी? डोरोफोरस और भाला लिए हुए मल्ल। इसी में देखते हैं डिस्कोबालस। एक आता है डिस्कोबालस, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिस्कोबालस। तो डिस्कोबालस की मूर्ति किसने बनाई है? तो ये मायरान ने बनाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिस्कोबालस की मूर्ति, ये मूर्ति है, तो इसकी मूर्ति किसने बनाई है? तो मायरान ने बनाई है। और डोरोफोरस की मूर्ति किसने बनाई है? तो पालीक्लीटस ने बनाई है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं हम लोग हेलेनिस्टिक काल। ये काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण इसी काल में हुआ है। इसमें देखेंगे सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो हेलेनिस्टिक काल में हुआ है। इसे वास्तुकला का युग कहा जाता है। वास्तुकला का युग कहा जाता है। और यहाँ की सामूहिक मूर्ति शिल्प बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि किसकी है? लाकून की प्रतिमा। ये याद रखेंगे, लाकून की प्रतिमा किसने बनाई है? तो पोलियोडोरस और एथनाडोरस ने बनाई है। पोलियोडोरस, एथनाडोरस और एक और हैं
हागे सेंडर्स ने, किसने? हागे सेंडर्स ने मिलकर बनाई है। और ये जो प्रतिमा है ये संगमरमर की है। किससे बनी है? तो संगमरमर की बनी है। और वर्तमान में कहाँ पे है? तो लाकून की प्रतिमा वर्तमान में है वेटिकन म्यूजियम इटली। ठीक है, वेटिकन म्यूजियम इटली में ये सुरक्षित है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अगला है इंट्रक्शन कला। दूसरा क्या है? इंट्रक्शन कला। हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग ग्रीक कला, यूनानी कला को पढ़ें। फिर सेकंड नंबर शास्त्रीय कला में सेकंड नंबर क्या है? तो सेकंड नंबर है इंट्रक्शन कला। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। टाइबर और ओरना नदियों के बीच विकसित कला को क्या कहते हैं? तो इंट्रक्शन कला कहते हैं। इंट्रक्शन कला कहा जाता है। यहाँ से क्या है? कांसे की मूर्तियाँ तथा पत्थर की मूर्तियों का अधिक निर्माण हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? कांसे की मूर्तियों और पत्थर की मूर्तियों का अधिक निर्माण होता है। और यहाँ से एक मादा भेड़िए की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इंट्रक्शन कला से प्राप्त हुई है। और जो रोम में उदय का प्रतीक माना जाता है, जो मादा भेड़िए की मूर्ति प्राप्त हुई है वो रोम के उदय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला थर्ड नंबर पे कौन सी कला है? तो रोमन काल या रोमन कला, जो इटली से संबंधित है। रोमन कला कहाँ से संबंधित है? इटली से संबंधित है। रोम के प्राचीन नगर कौन कौन से हैं? तो हरकुलेनियम और पुम्पई। यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से सर्वप्रथम मणिकुट्टिम बने चित्र प्राप्त होते हैं। रोम में लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से व्यक्ति चित्रण किया जाता था। रोम में क्या होता था? लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से व्यक्ति चित्रण किया जाता था। तो व्यक्ति चित्रण किस पर किया जाता था? तो लकड़ी के तख्तों पर मोम के रंगों से। ठीक है, जैसे कि प्रोटेट ऑफ हार्मोनोन का है टीचर ऑफ क्लासिक। ठीक है, ये क्या है? ये व्यक्ति चित्रण है। फिर देखते हैं अगला है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, ये पूछा जा चुका है, पेपर में आ चुका है ये पॉइंट। कोडेक्स क्या है? तो कोडेक्स एक प्राचीन पुस्तक है। कोडेक्स का संबंध किससे है? तो ये पुस्तक है। कोडेक्स क्या है? पुस्तक है जिसका समय है 3री से 4ठी सदी ईसा पूर्व इसका समय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्पी थिएटर, जो 4 मंजिल की इमारत है, इसे कोलोजियन भी कहते हैं। और यह विशाल अंडाकार आकृति की है। जो एम्पी थिएटर है वो 4 मंजिल की इमारत है। उसका आकार कैसा है? तो आकार अंडाकार है। ठीक है, और इसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इसमें 76 प्रवेश द्वार हैं। और ये मंजिल विश्व का 7वां अजूबा में शामिल है। ये जो मंजिल है, ये जो एम्पी कह सकते थिएटर है, वो विश्व के 7वें अजूबे में शामिल है। फिर अगला देखते हैं, रोम के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? तो मैट्रोडोरस हैं, फैबियस हैं, पिक्टर हैं, डिनोफिलेस हैं। ठीक है, ये रोम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय मध्यकालीन कला। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या आता है? इसमें जैसे कि आरंभिक ईसाई काल है, बाइजेंटाइन काल है, गोथिक काल है, तो इसी में यूरोपीय मध्यकालीन कला है। ठीक है, तो इसमें 4 भाग हैं। इसके जो यूरोपीय मध्यकालीन कला है, इसके 4 भागों में ये बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं हम लोग। आरंभिक ईसाई काल है, जिसका जन्म हुआ था इटली में। और बाइजेंटाइन कला है, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये इटली से संबंधित है। रोमनस कला का उदय कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। और गोथिक कला का उदय कहाँ हुआ है? फ्रांस में। ये जगह भी याद रखिएगा, जगह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईसाई काल की कला। तो ईसाई काल की कला की उन्नति किसके समय हुआ है? तो जस्टिनियन एक शासक हैं, तो उनके समय इसकी आरंभिक ईसाई काल की कला की उन्नति हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईसाई धर्म के प्रथम प्राचीन कला के साक्ष्य समाधि गृहों। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईसाई धर्म के प्राचीन
जो प्रथम प्राचीन कला के साक्ष्य है वो कहाँ पे प्राप्त होते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो समाधि गृहों की दीवार, ठीक है, समाधि गृहों की दीवार या कह सकते हैं 100 की पेटिकाओं से प्राप्त होते हैं। और समाधि गृहों तथा दीवारों पर प्राप्त चित्रों को क्या कहते हैं? तो जहाँ जो चित्र प्राप्त होते हैं तो कैटाकोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटाकोम्स कहलाते हैं। और यहाँ पे प्रतीक कला के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, प्रतीक कला के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि मोर है, कबूतर है, ठीक है। तो मोर को ईसा के अमृत का प्रतीक माना जाता है, मोर को ईसा के अमृत का प्रतीक माना जाता है। और कपोत या कबूतर को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। उसके बाद आगे देखते हैं यहूदी धर्म ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित है, और जो न्यू टेस्टामेंट से संबंधित है वो कौन सा धर्म है? तो ईसाई धर्म है। और आगे देखते हैं ईसाई पूजा गृहों को क्या कहा जाता था? तो साल्टर कहा जाता था। साल्टर क्या है? प्राचीन ईसाई पूजा गृह। फिर देखते हैं चर्च की वेदी पर स्थित या स्थापित चित्र को क्या कहा जाता था? तो आल्टर पीस कहते थे। तो साल्टर किसे कहते हैं? तो साल्टर वो होता था जो पूजा गृह होते थे, और आल्टर पीस क्या है? तो चर्च की वेदी पर जो स्थापित चित्र होते थे। उसके बाद अगला देखते हैं रोम में डोमितिल्ला नामक, कहाँ पे? तो डोमितिल्ला नामक स्थान से समाधि गृहों के भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं या प्राचीन ईसाई धर्म के प्रथम चित्र माने जाते हैं। तो रोम के कहाँ, किस स्थान पर प्राचीन ईसाई धर्म के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो डोमोतिल्ला से, ठीक है, डोमोतिल्ला याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, अब अगला हम लोग देखेंगे मध्यकालीन कला में ईसाई कला है या मध्यकालीन कला है, यूरोपियन मध्यकालीन कला का दूसरा पार्ट क्या है? तो बाइजेंटाइन कला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। से बाइजेंटाइन कला को मसीहा कला भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, मसीहा कला भी इसे कहते हैं। और इसका जन्म माना जाता है इटली से, ठीक है। तो बाइजेंटाइन कला मणिकुट्टिम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मणिकुट्टिम के लिए ये प्रसिद्ध है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय घोषित किया था। इस काल में आकृति चित्रण पर रोक लगी थी। तो क्वेश्चन आ चुका है कि किस कला में आकृति निषेध था या आकृति पर रोक लगी थी? तो कौन सी कला है? वो बाइजेंटाइन कला है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आकृतियों का विरोध करने वाले शासक कौन थे? तो लियो थे। कौन थे? लियो तृतीय जिसको कहते हैं, लियो तृतीय, और उन्हीं के साथ थे याजिद द्वितीय, लेकिन लियो तृतीय पूछा जाता है, याजिद द्वितीय और लियो तृतीय हैं। फिर यह विरोधी प्रवृत्ति कब से कब तक चली? तो 726 ईस्वी से 743 ईस्वी तक यह विरोधी प्रवृत्ति चली थी। बाइजेंटाइन कला का जो स्वर्ण काल है वो किसके शासक समय है? तो जस्टिनियन के शासक काल में है, जो 6वीं शताब्दी का समय है। फिर देखते हैं बाइजेंटाइन कला का द्वितीय स्वर्ण युग का समय क्या है? तो 12वीं से 13वीं सदी का समय है। फिर आगे पॉइंट क्या है? अब यहाँ देख लेते हैं हम बाइजेंटाइन कला से संबंधित भवन। तो पूछा जाता है कि बाइजेंटाइन कला की जो सर्वश्रेष्ठ इमारत है या सर्वश्रेष्ठ जो गिरजाघर है कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट बाइटल गिरजाघर, या इसको विताले भी कहते हैं। तो ये भी लिखा होगा तो ये भी राइट है, विताले भी, बाइटल भी कहते हैं। ये क्या है? ये बाइजेंटाइन कला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो होगिया सोफिया, दूसरे नंबर की पूछी जाती है तो होगिया सोफिया ये श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर देखते हैं अगला एक है रिवेन्ना। यहाँ से मणिकुट्टिम के साक्ष्य, बहुत अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मणिकुट्टिम के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो रिवेन्ना के गिरजाघर से। फिर अगला है सेंट बसील गिरजाघर। ये कहाँ पे है? ये इसका जगह पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है? तो ये मास्को, रूस। मास्को दिया होगा तो मास्को लगाएंगे, रूस दिया होगा तो रूस लगाएंगे। फिर बाइजेंटाइन कला में किस रंग को शुभ माना गया है? तो वो है पीला रंग, ठीक है। तो पीला रंग को शुभ माना गया है।
उसके बाद देखते हैं बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और कहीं कहीं पे कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग मिलता है। और बाइजेंटाइन कला से प्रभावित कलाकार हैं एल ग्रेको। ठीक है। फिर देखते हैं कूफी लिपि का प्रयोग किस काल में किया गया है? तो बाइजेंटाइन कला में इसका प्रयोग किया गया है। कला में कुछ पॉइंट हम लोग और देखते हैं। तो ये जो होगिया सोफिया क्या है? होगिया सोफिया जो इस्तांबुल में है, ये कहाँ पे है? होगिया सोफिया ये कहाँ पे है? ये गिरजाघर है तो कहाँ पे है? तो इस्तांबुल में है। ये भी पूछा जा सकता है, इस्तांबुल। ठीक है। तो इसी पर एक जो इस्तांबुल में ये गिरजाघर है, इसी पर एक छवि कह सकते हैं, एक पेंटिंग बनी हुई है। तो किसकी पेंटिंग है वो? तो वो पेंटिंग है क्राइस्ट पैट्रोक्रेटर, इनकी छवि बनी है। क्राइस्ट पैट्रोक्रेटर की छवि बनी हुई है। ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार, कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो किस प्रकार की विशेष, तो मतलब कह सकते हैं बाइजेंटाइन कलाकार ने किस प्रकार के विशेष वस्तु को चुना है? तो उसका राइट आंसर होगा धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक विषय वस्तु को चुना है। फिर अगला हम लोग देखते हैं रोमनस कला का उदय कहाँ हुआ है? तो इसका उदय हुआ है फ्रांस में। और ये किस सदी से संबंधित है? तो ये 11वीं सदी से संबंधित है। 11वीं सदी की जो कला है वो कौन सी कला कहलाती है? तो रोमनस कला कहलाती है। या कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के 11वीं सदी की कला क्या कहलाती है? तो रोमनस कला। उसके बाद आगे देखते हैं, इस युग में क्या था? कला, द्वार, तोरण तथा वास्तुकला। ये जो कला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तोरण, द्वार और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गोल मेहराब प्रसिद्ध हैं। तो गोल मेहराब कहाँ बने हैं? तो कहाँ पे बने हैं? रोमनस कला में बने हैं। तो यहाँ पे गोल मेहराब प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे स्टार कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। गोल मेहराब प्रसिद्ध, और लंबे जो मेहराब बने हैं वो कहाँ पे? गोथिक में बने हैं। ठीक है, लंबे और नुकीले। फिर देखते हैं रोमनस भित्ति चित्रण पद्धति को रैपिडो फ्रेस्को कहा जाता है। रोमनस भित्ति चित्रण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं रोमनस कला सिस्टाइन चैपल फ्रांस के पोइते के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है। रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं रोमनस कला का? तो किसको कहते हैं? फ्रांस में जो पोइट है वहाँ के बेनेडिक्टाइन चर्च को रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल किसको कहा जाता है? तो फ्रांस के पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है। इसमें क्या देखते हैं? इसमें भारी स्तंभ भित्ति, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारी स्तंभ भित्ति पक्ष रोमनस कला की विशेषता है। भारी स्तंभ भित्ति पक्ष किस कला की विशेषता है? तो रोमनस कला की विशेषता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं गोथिक कला। गोथिक कला का समय क्या है? तो 12वीं सदी है और 13वीं सदी में इसका चरम विकास होता है। और ये कला कहाँ से संबंधित है? तो ये कला फ्रांस, इसका उदय कह सकते हैं फ्रांस में हुआ है। उसके बाद देखते हैं गोथिक कला का जन्म देख लिए हम लोग, 12वीं सदी फ्रांस में हुआ और चरम विकास होता है 13वीं सदी में। और इसी को गोथिक कला को क्या कहते हैं? ईच कला कहते हैं। और बाइजेंटाइन कला को क्या कहते हैं? मसीहा कला या मसीही कला। यहाँ पे जो मेहराब बने हैं वो कैसे बने हैं? तो नुकीले बने हैं। यहाँ के जो मेहराब हैं वो नुकीले बने हैं। और रोमनस कला के जो मेहराब हैं वो कैसे हैं? तो वो भारी स्तंभ मेहराब या गोल मेहराब बने हुए हैं। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है? रंगीन कांच की खिड़कियों जैसे स्टेन ग्लास विंडोज, जिसको क्या कहते हैं? स्टेन ग्लास विंडोज की विधा। पूछा जाता है क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियाँ कहाँ से संबंधित, किस कला से संबंधित है? तो गोथिक कला से संबंधित है, जिसका समय क्या है? 960 से 1240 ईस्वी तक इसका समय है। दांते ने स्टेन ग्लास विंडोज को शांत संगीत या जमा हुआ संगीत कहा है। ठीक है। गोथिक शैली का जो प्रथम भवन है वो सेंट
डेनिस गिरजाघर फ्रांस। ये सेंट डेनिस गिरजाघर कहाँ है? तो फ्रांस में है, जिसका समय है 1135 ईस्वी। तो गोथिक शैली का प्रथम भवन कौन सा है? संत डेनिस गिरजाघर, जो फ्रांस में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली, जो गोथिक स्थापत्य कला के स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, फ्रांस के अलावा इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली, यहाँ भी गोथिक कला देखने को मिलती है। और गोथिक कला में इंद्रधनुष रंगों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मास्टर ऑफ मोलिस, एक पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे, मास्टर ऑफ मोलिस। गोथिक कला में सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय भवन चैट्रेड कैथेड्रल है। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग किस कला में किया गया है? तो फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में किया गया है। उसके बाद देखते हैं गोथिक चित्रकार तथा वास्तु शिल्पी जियोत्तो हैं। जो गोथिक चित्रकार या वास्तु शिल्पी कौन है? तो जियोत्तो हैं, ठीक है, जियोत्तो का नाम आता है। तो जियोत्तो ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को भी जन्म दिया। आगे इनके बारे में भी हम लोग पुनर्जागरण काल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं गोथिक चित्रकार कौन कौन से हैं। तो गोथिक चित्रकारों में सबसे पहले जियोत्तो का नाम आता है, शिमाबुए हैं, साइमोन है, मार्तिनी है, दुर्जियो, आंद्रिया आर्केना, ठीक है। तो आंद्रिया आर्केना क्या है? वास्तु या मूर्ति काव्य कला। फिर है सिएना, यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है कि सिएना भी लिखा रहता है। तो सिएना के जो शैली के जो कलाकार हैं, जनक हैं, वो कौन है? वो दुच्चियो हैं। कौन है? दुच्चियो हैं। सिएना शैली के कलाकार या जनक कौन हैं? दुच्चियो हैं, जिसका संबंध सिएना शैली का संबंध है 13वीं सदी से। ये इटली की कला है। साइमोन मार्तिनी ने मेरी की आकृति, किसकी आकृति? मेरी की आकृति का विकास किया है। उसके बाद कुछ गोथिक कला में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, और भी पॉइंट हैं। पूछा जाएगा कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला से संबंधित है? कांच के रंगीन, लिख लेते हैं हम लोग, कांच के रंगीन टुकड़ों की जो कलाकारी है, टुकड़ों का नाम आएगा, तो वो कौन सी कला से संबंधित है? तब होगा बाइजेंटाइन कला, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कांच की खिड़कियों से संबंधित पूछा जाएगा, अगर कांच की खिड़कियों के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सी कला हो गई? खिड़कियाँ, तो वो होगा गोथिक कला, ठीक है। वो उसका आंसर क्या होगा? गोथिक कला होगा। फिर देखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारंभिक गोथिक मोज़ैक या गोथिक कला में एक शब्द आता है जिसका नाम है, इसको नोट कर लेंगे, टिसेरेई, ठीक है। टिसेरेई शब्द होता है, क्या है? टिसेरेई शब्द है। तो इसका मतलब क्या है? तो टिसेरेई मतलब होता है छोटे रंगीन घन। इसका मतलब क्या होता है? छोटे रंगीन घन, ओके, छोटे रंगीन घन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।